अच्छा बेटा, मैंने कहा कि कुछ पॉपुलेशन तो एक दूसरे के साथ कंपीट करेंगी, कुछ पॉपुलेशन ऐसी भी हैं वो मिलजुल कर एक दूसरे के साथ रहेंगी और दोनों एक दूसरे को फायदा भी पहुंचा सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल बैक्टीरिया हैं, वो लेग्यूमिनस प्लांट्स के साथ मिलके रहते हैं, उनकी रूट्स के अंदर नेड्यूल फलियां बना लेते हैं, उनके अंदर वो रहते हैं। अब बैक्टीरिया की पॉपुलेशन और प्लांट्स की पॉपुलेशन इकट्ठे मिलके रह रहे हैं। बैक्टीरिया पौधों को फायदा पहुंचा रहे हैं, कैसे? हवा में से नाइट्रोजन को फिक्स करके। प्लांट बैक्टीरिया को फायदा पहुंचा रहे हैं, वो कैसे? प्रीपेयर्ड फूड उनको देते हैं, शेल्टर देते हैं, न्यूट्रिएंट अब्सॉर्ब करके देते हैं। सो सम पॉपुलेशन दे आर म्यूचुअली बेनिफिशियल टू ईच अदर। तो कंपटीशन के साथ साथ किसी ने मेरे यहां पर लिखा सम पॉपुलेशंस मे म्यूचुअली बेनिफिट टू ईच अदर। अच्छा बेटा, अब एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, वो याद रखिएगा कि अगर आप किसी एक पॉपुलेशन का माहौल के साथ इंटरेक्शन पढ़ रहे हो तो बायोलॉजी की इस ब्रांच को नाम दिया जाता है एटोलॉजी। इट इज द स्टडी ऑफ इंटरेक्शन ऑफ वन पॉपुलेशन टू इट्स एनवायरनमेंट इज कॉल्ड एटोलॉजी। यानी हम देखेंगे कि एक पॉपुलेशन अपने माहौल को क्या क्या चीजें प्रोवाइड कर रही है और बदले में वो पॉपुलेशन अपने माहौल से कौन कौन सी चीजें ले रही है। अच्छा बेटा, पॉपुलेशन को पढ़ लेने के बाद अब हम कुछ और डेफिनेशंस का जिक्र करेंगे। उनमें एक डेफिनेशन है कम्युनिटी की। व्हेन टू आर मोर देन टू different populations stay together at the same time at the same place, they form a community। अच्छा बेटा, इसमें आपने देखा कि तीन शर्तें हम लोगों ने इस्तेमाल की हैं। पहली शर्त क्या है? टू आर मोर देन टू डिफरेंट टाइप ऑफ पॉपुलेशंस, दे शुड नॉट बी सेम पॉपुलेशन। जरा खुद सोचें कि एक पॉपुलेशन यहां इंसानों की है, एक पॉपुलेशन किसी दूसरी जगह पे है इंसानों की, अगर इन दोनों पॉपुलेशन को मिला दें तो वो तो एक ही बड़ी पॉपुलेशन बन जाएगी इंसानों की। इसका मतलब ये हुआ कि कम्युनिटी बनाने के लिए एक जैसी पॉपुलेशन को इकट्ठा नहीं किया जा सकता, बल्कि दो मुख्तलिफ तरह की पॉपुलेशन या दो से ज्यादा मुख्तलिफ तरह की पॉपुलेशन को इकट्ठा रहना चाहिए। अच्छा, दूसरी शर्त क्या है? They live together at the same time, उनको एक ही वक्त में इकट्ठा रहना चाहिए। What was the third condition? They should live at the same place, उनको एक ही जगह पर इकट्ठे रहना चाहिए। अच्छा, अब सोचने वाली बात यह है कि क्या कम्युनिटी में यही तीन कंडीशन होंगी? बेटा एक बात याद रखिएगा, जब आपने यहां पर वर्ड इस्तेमाल कर लिया है ना पॉपुलेशन, तो इट मीन कि पॉपुलेशन की तमाम कंडीशंस भी कम्युनिटी पर एप्लीकेबल होंगी। सो कम्युनिटी को डिफाइन करने के बाद मैं आपको यह भी बता दूं कि कम्युनिटी की दो किस्में हो सकती हैं। या तो ये सिंपल कम्युनिटी हो सकती है, यानी अगर किसी कम्युनिटी में जो डिफरेंट तरह की पॉपुलेशन थी वो कम हो और उनमें मौजूद हर पॉपुलेशन की तादाद थोड़ी थोड़ी हो, तो बेटा ऐसी कम्युनिटी को कहा जाएगा सिंपल कम्युनिटी। फॉर एग्जांपल द कम्युनिटी अंडर ए रॉटन लीफ, यानी एक पत्ता था वो गल सड़ रहा था तो उसके नीचे बेशुमार तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज्म, चींटियां आपको नजर आएंगी, तो उन कम्युनिटी को क्या नाम दिया जाएगा? सिंपल कम्युनिटी। दूसरी तरफ है कॉम्प्लेक्स कम्युनिटी, जहां पर ज्यादा तरह की पॉपुलेशन होंगी और हर पॉपुलेशन में ऑर्गेनिज्म की तादाद भी ज्यादा होगी। फॉर एग्जांपल फॉरेस्ट कम्युनिटी, जंगल की कम्युनिटी, बहुत बड़ी कम्युनिटी है। तो बेटा एक इंपॉर्टेंट टर्म, अगर हम कम्युनिटी को स्टडी करें तो बायोलॉजी की इस ब्रांच को क्या नाम दिया जाएगा? याद रखिए
रखिएगा, बायोलॉजी की वो ब्रांच जिसमें आप कम्युनिटी के इंटरेक्शन, उनके माहौल के साथ पढ़ते हैं, उसे नाम दिया जाता है सिंकोलॉजी। द स्टडी ऑफ इंटरेक्शन ऑफ कम्युनिटी or two or more than two different population with their environment is called syncology। यानी अगर आप दो या दो से ज्यादा मुख्तलिफ तरह की पॉपुलेशंस का इंटरेक्शन आपस में भी और उनका इंटरेक्शन उनके इन्वायरमेंट के साथ भी पढ़ रहे होंगे तो बेटा इसे नाम दिया जाएगा सिंकोलॉजी का। अच्छा बेटा, इसी से रिलेटेड कुछ और टर्म्स हैं जिनके बारे में हमारा कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर और बिल्कुल वाक़या होना चाहिए। वो क्या है? उनमें से सबसे पहले आती है बायोम। याद रखिएगा, फर्स्ट ईयर में आप लोगों ने बायोम को डिफाइन किया था, यहां पे भी वही डेफिनेशन चल जाएगी और वहां पे आपने डेफिनेशन क्या की थी? ए लार्ज रीजनल कम्युनिटी प्राइमरली डिटरमिन्ड बाय इट्स क्लाइमेट। क्या मतलब हुआ बेटा इसका? लार्ज रीजनल कम्युनिटी, बहुत बड़े इलाके की कम्युनिटी। अब आप सोच रहे होंगे सर कितना बड़ा इलाका? तो बेटा ये तायुन मैं और आप नहीं करेंगे कि कितना बड़ा, बल्कि डेफिनेशन में ही उसने कंडीशन रख दी, इट इज दी a large regional community primarily determined by its climate। सो कितना बड़ा इलाका होगा इसका तायुन मैं और आप नहीं करेंगे बल्कि क्लाइमेट करेंगे। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि अगर इलाके का तायुन क्लाइमेट ने करना है तो अभी तो हम फिर बायोम को नहीं समझ सके, तो पहले क्लाइमेट को समझेंगे। तो अगर बेटा बात करें, इसी से मिलती जुलती, क्लाइमेट से मिलती जुलती एक टर्म है वेदर। पहले वेदर को पढ़ते हैं, उसके बाद क्लाइमेट को समझते हैं और फिर हमें पता चले ताकि दोनों में फर्क क्या है। तो बेटा वेदर है, इट इज द कंडीशन ऑफ द एटमॉस्फेयर एट ए पर्टिकुलर प्लेस ओवर ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। यानी किसी भी जगह का एटमॉस्फेयर कैसा है, हवाएं कैसी चलती हैं, टेम्परेचर कितना है, बारिशें कितनी होती हैं, लेकिन छोटे छोटे वक्फों में, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में आपने ये चीजें अगर उधर पढ़ी तो आप कहेंगे कि हम वेदर पढ़ रहे हैं। दोबारा एक मर्तबा देख लें, किसी भी जगह की एटमॉस्फेयर को स्टडी करना फॉर ए शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम, इट इज नोन एज वेदर। अच्छा, तो फिर क्लाइमेट क्या हुई? अगर बेटा इसी वेदर को आप लंबे ड्यूरेशन तक पढ़ें तो इसे बेटा नाम दे दिया जाता है क्लाइमेट। कैसे? इट रेफर्स टू द वेदर पैटर्न ऑफ ए प्लेस ओवर ए लॉन्ग एनफ पीरियड यूजिंग स्टैटिस्टिकल डेटा टू यील्ड मीनिंगफुल एवरेज। यानी किसी भी इलाके की वेदर कंडीशन को साल हा साल पढ़ते जाना। क्यों पढ़ेंगे? ताकि उससे हम लोग स्टैटिस्टिकल डेटा इकट्ठा करें, फिर उनकी एवरेज निकालें और प्रिडिक्ट कर सकें कि इस इलाके में इस महीने में हवाएं ऐसे चलेंगी, बारिशें इतनी होंगी, टेम्परेचर इतना होगा, ये वाली फसलें इस जगह पे ग्रो करेंगी, ये वाली फसलें इस जगह पे ग्रो नहीं करेंगी। सो व्हाट इज क्लाइमेट? इट इज द एटमॉस्फेयर ऑफ ए रीजन और इट इज द वेदर ऑफ ए रीजन विच इज कैलकुलेटेड ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। तो बेटा वो तमाम जगह जिनकी क्लाइमेट, जिनकी वेदर कंडीशन एक जैसी होती हैं, वो एक ही क्लाइमेट के अंडर पड़े जाते हैं। इट मीन यहां पर जो हमने कंडीशन लगाई थी बायोम में, लार्ज रीजनल कम्युनिटी प्राइमरली डिटरमिन्ड बाय इट्स क्लाइमेट, तो उस तमाम एरिया की इकट्ठी स्टडी करना जिनकी क्लाइमेट एक जैसी थी, इसे
इसे नाम दिया जाता है बायोम का। अच्छा, ये भी एक बात याद रखिएगा कि अगर आप क्लाइमेट को स्टडी कर रहे हो तो बायोलॉजी की वो ब्रांच जो इससे डील करती है उसे नाम दिया जाता है क्लाइमेटोलॉजी। अच्छा बेटा, अगली बात याद रखिएगा, ईच बायोम कंसिस्ट ऑफ ए कॉम्बिनेशन ऑफ प्लांट्स, यानी हर बायोम में मुख्तलिफ तरह के प्लांट्स हैं, मुख्तलिफ तरह के एनिमल्स हैं, मुख्तलिफ तरह की फंजाई की स्पीशीज हैं, प्रोटोजोआ हैं, यानी हर तरह के जानवर हैं। इन ए फुली डिवेल्प्ड क्लाइमेक्स कम्युनिटी, दोबारा देखें, ईच बायोम कंसिस्ट ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ प्लांट एनिमल इन ए फुली डिवेल्प्ड क्लाइमेक्स कम्युनिटी, यानी बायोम में एनिमल्स भी हैं, प्लांट भी हैं, और साथ उसने बताया फुली डिवेल्प्ड क्लाइमेक्स कम्युनिटी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्लाइमेक्स कम्युनिटी? बेटा, ये ऐसी कम्युनिटी है जिसमें अगर माहौल को बहुत ज्यादा तब्दील ना किया जाए तो कम्युनिटी में भी तब्दीलियां ना आए, तो ऐसी कम्युनिटी को नाम दिया जाता है क्लाइमेक्स कम्युनिटी। यानी यूं समझ लें कि ये एक कांस्टेंट फेज है, कांस्टेंट स्टेज है कम्युनिटी की, जिसमें उसमें तब्दीलियां आने के चांस बहुत ही कम होते हैं। कब तक? जब तक माहौल तब्दील ना किया जाए। एंड इज कैरेक्टराइज्ड बाय यूनिफॉर्म लाइफ, यानी जितने एवरेज रूटीन में पौधे हैं वो उतने ही रहेंगे, वेजिटेशन जितनी है वो भी उतनी रहेगी, अगर ग्रासेस हैं तो ग्रासेस रहेगी, अगर ट्रीज हैं तो ट्रीज रहेंगे। तो बेटा, बायोम को समझ लेने के बाद अगर कोई हमसे पूछे बेटा एग्जांपल्स ऑफ बायोम्स, तो हम कहेंगे इट मे बी ग्रासलैंड, it is forest and desert, these are the examples of biome। बेटा, अगली टर्म जो आज हम लोग डिस्कस करेंगे वो है बायोस्फीयर। तो याद रखिएगा, जमीन के ऊपर यानी इस हवा में, जमीन की सरफेस पर यानी ऑन दी अर्थ, या जमीन की अंदर वाली तहों में यानी बिलो दी अर्थ, एवरीवेयर यानी हर जगह जहां पर जिंदगी मुमकिन है उसे बेटा नाम दिया जाता है बायोस्फीयर का। इसलिए मैंने यहां पर लिखा ऑन दी अर्थ यानी सरफेस पर, अबव दी अर्थ यानी हवा में, और बिलो दी अर्थ यानी जमीन की ये अर्थ क्रस्ट के नीचे, हर वो जगह एवरीवेयर वेयर देयर इज लाइफ पॉसिबल, जहां पे भी जिंदगी मुमकिन है, इज कॉल्ड बायोस्फीयर। तो बेटा, ये बायोस्फीयर की बहुत अच्छी डेफिनेशन है, तमाम आपकी बुक में जो डेफिनेशन लिखी हुई है उसे भी पढ़ लो। है थिन लेयर ऑफ अर्थ, इसमें जमीन की ऊपर वाली सरफेस भी आ जाएगी और जमीन की नीचे वाली सरफेस भी आएगी, नीचे वाली लेयर्स आएंगी जहां जिंदा चीजें मौजूद हैं, इन विच ऑल ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट इज बायोस्फीयर। तो इसे बेटा नाम दिया जाएगा बायोस्फीयर का। अगली टर्म जो बेटा हम लोग पढ़ेंगे वो है हैबिटेट। तो याद रखिएगा बेटा, माहौल का वो कुदरती हिस्सा जहां पर कोई भी स्पीशीज रहती है वो उसका हैबिटेट या उसका घर या उसका मस्कन कहलाती है। इसलिए मैंने इसको डिफाइन किया, नेचुरल पार्ट ऑफ द एनवायरनमेंट वेयर ए लिविंग ऑर्गेनिज्म लिव्स इज कॉल्ड इट्स हैबिटेट। आखिर पर बेटा जो डेफिनेशन हम लोग आज करेंगे वो है नीच। तो याद रखिएगा, किसी भी स्पीशीज का उसके एनवायरनमेंट में जो रोल है या जो किरदार है वो उसका नीच कहलाता है, यानी प्रोफेशन ऑफ ए स्पीशीज इन द कम्युनिटी और इन द एनवायरनमेंट इज नोन एज इट्स नीच, यानी रोल ऑफ ए स्पीशीज which he plays in the community including behavior and influence is known as its niche। मिसाल के तौर पर कुछ जिंदा चीजें हैं वो ऑटोट्रॉफ हैं, उनका रोल है कि वो फोटोसिंथेसिस के जरिए खुराक बनाएंगी, फॉर एग्जांपल प्लांट्स हैं, एल्गी है। सिमिलरली कुछ जिंदा चीजें हैं वो हेटेरोट्रॉफ हैं, ये उनका रोल है, वो अपने लिए खुद खुराक नहीं बना सकते बल्कि बनी बनाई खुराक पौधों से लेते हैं। सिमिलरली
कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं उनका किरदार डीकंपोजर का है, फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया है, फंजाई। सो बेटा ये थी आखिरी डेफिनेशन जो थी नीच के बारे में। तो अगर बेटा आज का लेक्चर आपको समझ आया हो, पसंद आया हो, तो ये वीडियो अपने तमाम दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें ताकि आने वाले लेक्चर की वीडियो टाइम पर आपको मिल सके। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।